उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है। एक बार फिर इसकी मांग हो रही है। इस बार सदन में जब विपक्ष की ओर से सवाल उठे तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीना ठोककर जातीय जनगणना का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखाया। दरअसल अखिलेश ने कहा कि जनगणना के पक्ष में कई राजनीतिक दल, इसलिए यूपी में भी जनगणना जरूरी है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी भी जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। अखिलेश यादव ने कहा जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं। तो केशव मौर्य ने कहा बीजेपी सरकार में पिछड़ी जातियों के साथ हमेशा न्याय हुआ। वहीं जब अखिलेश यादव ने कहा समाज में बराबरी के हक के लिए आरक्षण जरूरी है, तो केशव मौर्य ने कहा जब सरकार थी तो जनगणना क्यों नहीं करवाया। यानी एक बार फिर यूपी में जाति की फाइट पर माहौल टाइट हो चुका है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। जाति धर्म वाली सियासत हावी हो रही है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी तो शोर उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगा और सदन में भी समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को उछाल दिया। मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए हैं और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। बात बढ़ाइए मत, मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ। जात पात की राजनीति करने वाले अब विधानसभा में जातीय जनगणना को तूल दे चुके हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में जनगणना के सवाल पर सीना ठोक कर जवाब दिया और बता दिया कि वो बेशक जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब सरकार में थे। के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। यानी 24 की लड़ाई अब जातीय जनगणना पर आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ टीम मोदी, जो जाति की राजनीति पर दो धरे में बढ़ चुके हैं। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में छाया रहा। एक तरफ जहां अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं पर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है। हालांकि जनगणना का काम क्योंकि केंद्र सरकार करती है, तो ऐसे में केंद्र को हुई इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेना है। दरअसल जातीय जनगणना की मांग के पीछे जाति की राजनीति को समझे तो हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट सारी कहानी बयां कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में यादवों की संख्या 19.4% है, कुर्मी और पटेल की संख्या 7.4% है, लोथ की संख्या 4.8% है। वहीं निषाद, मल्लाह, केवट की बात करें तो 4.3% है। जाटों की संख्या 3.6% के आसपास है। तो वहीं भर राजभर मिलाकर 2.4% आबादी है। यानी सबको जोड़ दें तो 50% से ज्यादा यूपी में सिर्फ ओबीसी है। मतलब साफ है, जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ओबीसी वोट बैंक को पाले में लाने का है, जिससे बिहार की तरह ये तय हो सके कि किस जाति की संख्या कितनी है, जिससे चुनाव के वक्त इसे भुनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति की सियासत करने वालों को आईना दिखा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान के दौरान उन 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गरीब, युवा, महिला और किसान, ये ही 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जन्म से कोई भी जाति हो, लेकिन जीवन सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का मुद्दा गर्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ मायावती अपने कोर वोटर को साधने की रणनीति तैयार कर रही हैं। इसके लिए आज बीएसपी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें गठबंधन से लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। इस दौरान मायावती ने कहा कि इस बार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुकोणीय और संघर्षपूर्ण होने वाला है। इस दौरान मायावती ने अच्छे दिन की भी बात कही और कहा कि यूपी के लोग अच्छे दिन के लिए तरस रहे हैं। साथ ही एक बार फिर उन्होंने साफ किया कि बीएसपी अपने दम पर 2024 का चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक रिपोर्ट देखिए इसी पर। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से बचने के लिए मायावती अब नए प्लान पर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बना रही हैं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही जिला अध्यक्षों को भी मंत्र दिया जा रहा है, जिसके लिए आज लखनऊ में बैठक हुई और 24 का एजेंडा तय हो गया। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प और संघर्षपूर्ण होगा। किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होगा, बल्कि बहुकोणीय संघर्ष होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत वाली सरकार 2024 में बनेगी। ये बात आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और मंडल कोऑर्डिनेटर से एक समीक्षा बैठक में कही। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं। मायावती और बीएसपी से खिसक रहे दलित वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिसकी भनक लगते ही बीएसपी ने मीटिंग बुलाई और दलित वोट बैंक में सेंधमारी न हो, इसकी जुगत में लग गई और अब उस चेहरे को सिलेक्ट किया जा रहा है जो मुकाबले में बिल्कुल परफेक्ट बैठने वाले हैं। मीटिंग में उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा हुई, पार्टी के कार्यक्रमों और तैयारियों पर चर्चा हुई। मायावती ने कहा, लोकसभा चुनाव संघर्षपूर्ण होगा क्योंकि यूपी के लोग अच्छे दिन को तरस रहे हैं। इस बार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनेगी। यानी मायावती ने साफ कर दिया कि इस चुनाव में वो किसी हाल में पीछे नहीं रहने वाली। वो पहले पिछले 6 महीने से चल रहा है संगठन की तैयारी, उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। बूथ और सेक्टर को पूरा मजबूत करना है। तो जातीय समीकरण या उस टाइप की कोई बात है जो बना के उसको मजबूती से चलना है? आप लोगों को कुछ निर्देश दिए? आप लोगों को अलग केवल संगठन में, केवल संगठन का काम है। बाकी तैयारी की लोकसभा की क्या तैयारियां चल रही हैं? वो तो 6 महीने से बंदी पेच कसे हुए हैं संगठन के बारे में। प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही थी कि प्रत्याशियों की सिलेक्शन के लिए पूरी योजना बनाई जाएगी, कैसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर कोई चर्चा? इसके बारे में कोई चर्चा बहन जी ने प्रत्याशियों को लेकर कोई चर्चा? कोई चर्चा नहीं। गठबंधन को लेकर उन्होंने तो पहले ही कह दिया है। बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि कोई गठबंधन नहीं, जनता के साथ गठबंधन है। बेशक मायावती संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए अभियान चला रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है बीजेपी, सपा और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से मायावती कैसे बचेंगी। अगर आंकड़ों से समझें तो जनसंख्या में करीब 17% दलित आबादी है। देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है।
हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म में भी दलित वर्ग हैं। चुनावों में दलित वोट बैंक अहम फैक्टर है। ऐसे में कांग्रेस की नजर अब भी बीएसपी से गठबंधन की है। आज अकेले चलने का वातावरण नहीं है, आज ध्रुवीकरण है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है और इंडिया का वोट लगभग 55% से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी को रास्ता लेना ही पड़ेगा और जो नहीं लाएगा वो वोटों को बंटवारा करेगा। और आज समाज इतना जागरूक हो चुका है कि जो मायावती जी का भी मतदाता है वो जानता है देना बर्बादी है और उनके पार्टी के अंदर एक बड़ा भारी वर्ग यही चाहता है। लेकिन इस बार एकला चलो की राह पर मायावती 2019 के परिणाम को दोहराने के मूड में हैं, जिससे बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। इस बार एक के बाद एक 3 नेताओं ने आरएलडी छोड़ दी है। साथ ही पद और सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। आरएलडी का ये को झटका ऐसे समय में लगा है जब यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य साफ नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है, जयंत चौधरी के नेताओं पर किसकी नजर है? समाजवादी पार्टी के बाद अब आरएलडी में सेंधमारी होगी। आरएलडी नेता पार्टी नेतृत्व से आखिर नाराज क्यों है? पश्चिमी यूपी में क्या कमजोर हो रही है आरएलडी? ये सवाल भी खड़े हो गए हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जयंत चौधरी को कौन दे रहा है चुनौती, क्योंकि सपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और ऐसे में 3 अहम पदों पर बैठे नेताओं का आरएलडी छोड़ देना जयंत चौधरी की पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं। आपको दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। चुनावी राज्यों में उलझी आरएलडी अब खुद के गढ़ में बहुत कमजोर हो रही है। जयंत चौधरी राजस्थान में कांग्रेस से मोलभाव करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके खासम खास नेता ही पार्टी का दामन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वो सिर्फ मजबूर ही नहीं हुए, बल्कि एक साथ 3 नेताओं ने एक झटके में आरएलडी को अपना इस्तीफा थमा दिया। लेकिन वो किस पार्टी का दामन थामेंगे, अभी इस पर सस्पेंस बना है। दरअसल पश्चिमी यूपी के 3 बड़े आरएलडी नेताओं ने इस्तीफा दिया है। 3 बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। माइनॉरिटी सेल के स्टेट चीफ का भी इस्तीफा आया है और राष्ट्रीय युवा सचिव ने भी आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी 9 दिसंबर को लखनऊ में बैठक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। कई नेता नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कई अब भी लाइन में लगे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पद और प्राथमिक दस्ता से इस्तीफा दिया है। इसका कारण यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों से भटक चुकी है। अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं रह गया। कई बार हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को ये पूरी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जयंत चौधरी की पार्टी छोड़ने वाले नेता सिर्फ इस्तीफा नहीं सौंप रहे, बल्कि पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इस्तीफे के बाद आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जा रहा है, वक्त पर फोन तक नहीं उठाया जाता, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने पर फोकस रहता है। यानी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो अब आरएलडी का नंबर लगा है। लेकिन ये तीनों नेता किस पार्टी का दामन थामेंगे, ये बड़ा सवाल है। बट आज की बात नहीं है, ये कोई पार्टी से जाएगा, आरोप लगाएगा, वो सही है या गलत है वो बात की बात होती है, मगर ये आरोप लगाने का सिलसिला कोई भी जाएगा, हम किसी भी पार्टी से अगर जाते हैं तो आरोप सही भी लगते हैं, गलत भी लगते हैं। तो इस तरह से गलत आरोप हैं, बट ये लगाते हैं, सभी लगाते हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। और एक इलेक्शन का दौर ऐसा होता है
खाली राष्ट्रीय लोकदल की बात नहीं है। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, सब पार्टियों में से इलेक्शन के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आना जाना चला रहता है। आरएलडी को ये झटका ऐसे वक्त में लगा है जब यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य और तस्वीर को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। सपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरएलडी भी इसे लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। पार्टी कभी सपा तो कभी कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। ऐसे में 3 अहम पदों पर बैठे नेताओं का आरएलडी छोड़ जाना जयंत चौधरी की पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आज लखनऊ में उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसके साथ ही कहा कि अब हमारा देश विकसित बन रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों की भूमिका अहम है और ओडीओपी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सीएम योगी ने और क्या कुछ संदेश दिए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था, वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है। यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको, प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें। उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे, जिन्हें सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। लेकिन टनल के अंदर ये मजदूर किस तरह से थे, ये हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी सामने आया है। किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी थी या नहीं, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मजदूरों के लिए वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सोने के लिए चादर बिछी थी, लेकिन मजदूरों ने एक एक पल कैसे काटा, उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, टनल के अंदर की जिंदगी मजदूरों के लिए कैसी कटी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के।
टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद होगी और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहाँ खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहाँ पर रखे गए हैं। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहाँ तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और उन्हें स्टोर करके रखा गया था। मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में चलते चलते नजर डाल लेते हैं महा एग्जिट पोल के नतीजों पर और बताते हैं कि चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े हैं क्या। 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे काफी अलग दिख रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। 199 सीटों में से बीजेपी को 106 सीट पर जीत दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 80 सीट और अदर्स के खाते में 13 सीट्स जाती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 230 सीटों में से बीजेपी को 130 सीट मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 97 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 4 सीट अदर्स के पास रहने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से वापसी होती नजर आ रही है। 90 सीटों में से कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट्स मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को 38 सीट और वहीं अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई छत्तीसगढ़ में दिख रही है। पोल्स ऑफ पोल्स में तेलंगाना में कांग्रेस इतिहास बनाती नजर आ रही है, जो तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत की ओर नजर आ रही है। तेलंगाना की 119 सीट में से कांग्रेस को 63, मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को महज 44 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में तेलंगाना में 5 सीट, पिछली बार 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार अनुमान है कि 5 सीटों पर कमल खिलेगा। बात पोल ऑफ पोल्स में मिजोरम की कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी को मात्र 1, कांग्रेस को 7 सीट मिलती दिख रही है। सत्तारूढ़ पार्टी एमएनएफ एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है और उसके खाते में 17 सीट जाती दिख रही है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।